Hello my dear friends, once again myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My loving friends, today we have discussed very important points or important lesson. Microbes in human welfare. Microbes in human welfare. आज हम आपको बताएंगे कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है। आइए देखा जाए एक एक करके। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज आप लोगों को ऐसे सूक्ष्म जीवों के विषय में बताऊंगा जिसको सुनते सुनते आपकी जिज्ञासा भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। आइए एक एक करके देखा जाए। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, अर्थात हम लोग जो भी कोई वर्क करते हैं तो उसमें कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो कंप्लीटली हेल्पफुल होते हैं। माय लविंग फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको इस बात को जान लेना आवश्यक होता है कि विदाउट माइक्रोब्स, बिना माइक्रोब्स के ढेर सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो कि असंभव है। दूध का दही में बनना, दही से पनीर का बनना, इस तरह से ये माइक्रोबियल फर्मेंटेशन है। बायोगैस फॉर्मेशन का होना, ये माइक्रोबियल फर्मेंटेशन है। आइए एक एक करके देखा जाए, थोड़े थोड़े पॉइंट्सों को डिस्कस किया जाए। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने इसके पहले क्लास 11th में स्टडी किया और क्लास 9th में भी स्टडी किया। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि सॉइल के अंदर होते हैं, रूट्स में होते हैं, नोड्स में होते हैं। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं, जैसे डाइट जो रूट्स में है, नाइट्रोसोमोनास ओराइजा, नाइट्रोसोबैक्टर, ऐसे बैक्टीरिया जो हैं ये अति सूक्ष्म माइक्रोब्स हैं, बट दे हैव सिंपली लिव्ड इन देयर ओन रूट्स और डाइकोटिलेडोनिक रूट्स। द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों में पाए जाने वाले। तो आइए थोड़ा सा देखा जाए इस पर कि प्रियान, वायरस, वायरोइड्स, बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटिस्टा। इसमें प्रोटिस्टा में अगर डिस्कस करते हैं तो डायटम्स, यूग्लिनाइड, प्रोटोजोअन्स, प्रोटिस्ट, ये जितने भी हैं ये सभी फंगस, एल्गा, जो माइनर कैटेगरी के हैं, माइक्रो कैटेगरी के हैं, ये सभी के सभी माइक्रोब्स के अंतर्गत इनका डिस्कस किया जाता है। ये माइक्रोब्स हमेशा उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर जीवन पाया जाता है। कहां पाए जाते हैं? जहां पर जीवन पाया जाता है। जहां पर जीवन नहीं पाया जाएगा वहां इनके पाए जाने की संभावना भी कम, बहुत ही न के बराबर होती है, बहुत ही कम होते हैं। और साथ ही साथ ये मिट्टी के नीचे और गर्म रेगिस्तान या गर्म जल के स्रोतों, बर्फ से ढके हुए स्रोतों या जीवधारियों के शरीर के ऊपर भी, गर्म जल के स्रोतों या जीवधारियों के शरीर पर, रेगिस्तानी स्थानों में, ऐसे प्लेसेस पर ये माइक्रोब्स भी वहां पर भी ये माइक्रोब्स पाए जाते हैं। अगर यदि आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है वहां पर माइक्रोब्स नहीं पाए जाएंगे, इट्स नॉट बी गुड, अच्छा नहीं है। हमको जानना जरूरी है कि हाँ वहां पर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा और भी डिस्कस करते हैं इसके विषय में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जीवाणु आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, फंगस इसको भी आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। इन सारे प्रोसेस पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चलते हैं हम, घरेलू उत्पादों में हमारे माइक्रोब्स क्या वर्क करते हैं। मीन्स माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड जो है प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। आइए सबसे पहला प्रोडक्ट देखते हैं किसको, मिल्क को देखा जाए। मिल्क को अगर हम देख रहे हैं, दूध को अगर हम देख रहे हैं, तो दूध को अगर हम देख रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट को अगर हम देख रहे हैं, दुग्ध या डेयरी उद्योग में अगर हम देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले विदाउट माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, बिना माइक्रोब के फर्मेंटेशन के, विदाउट माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, ये दूध का ना तो दही बनती है, मीन्स दूध का दही में बनना माइक्रोबियल फर्मेंटेशन है। यदि दूध
दही में न बने तो इसका मतलब हो गया कि इसमें माइक्रोबियल फर्मेंटेशन नहीं हुआ। तो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन हो गया दूध का दही में बनना, या सूक्ष्मजीवी किण्वन इसको कहा जाता है। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन को हम सूक्ष्मजीवी किण्वन का नाम देते हैं। उसी प्रकार से दही है, बटर मिल्क है, चीज है, तो इसमें ये सब सूक्ष्म जीव जो भाग लेते हैं, उन सूक्ष्म जीवों में सबसे पहले हम बता देते हैं कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इनको बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इनको बोला जाता है। और इस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस क्रोमोरिस, ये दूध के उत्पादन के बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस क्रोमोरिस। सेकंड चलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रोमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ध्यान देना, ये सब बैक्टीरिया हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो ल्यूकोनास्टा क्रोमोरिस, ल्यूकोनास्टा क्रोमोरिस, यह भी एक बैक्टीरिया है जो विशिष्ट प्रकार का होता है। और यह सामान्य रूप से दूध से क्रीम जब निकाली जाती है, जब उसका दूध से दही बनती है, दही का मंथन किया जाता है, दही का मंथन किया जाता है, तो मंथन करने पर जो क्रीम निकलती है, ऐसे प्रोसेस पर ये जो है मक्खन जिसको कहा जाता है, बटर जिसको कहा जाता है, वहां पर ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से भाग लेते हैं, उसको निकालने में हेल्प करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ल्यूकोनास्टा सिट्रोरम, ल्यूकोनास्टा सिट्रोरम और ल्यूकोनास्टा डार्टिकेनस, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि आसानी से मिलाए जाते हैं। आप लोगों को इस बात का पता होगा कि यदि अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन, व्हाट इज पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन क्या होता है? माय लविंग फ्रेंड्स, यदि हम दूध को लैक्टिक अम्ल के कारण यह दूध खट्टा हो जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। दूध जो होता है अगर उसमें लैक्टिक एसिड डाल दिया जाए तो दूध जो है ये लैक्टिक अम्ल के कारण क्या हो जाएगा? ये खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध का रंग, दूध का जो है स्वाद जो होता है वो खट्टा हो जाता है। दूध को अगर हम 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 मिनट तक इसको बॉयल करें और 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको बॉयल कर दें। 62.8 से कहां तक लेके चल रहे हैं? जो 30 मिनट तक इसको बॉयल करेंगे और मैक्सिमम टेम्परेचर लेके जाएंगे हम 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम 15 सेकंड के लिए सिर्फ जो है इसको हम 15 सेकंड के लिए गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करें, तेजी के साथ इसको फ्रीज कर दें, ठंडा कर दें। मान लीजिए जैसे कांच में आपने एनालाइजेशन देखा है, कांच में अनिलीकरण होता है, ठीक उसी प्रकार से दूध को हम जो 71 डिग्री तक ले जा रहे हैं, मिनिमम टेम्परेचर मैंने बताया कि 62.8 डिग्री तक है। 62.8 डिग्री पर ये 30 मिनट तक, 62.8 डिग्री तक अगर हम गर्म कर रहे हैं तो ये 30 मिनट तक हमको गर्म करना है। और अगर हम 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर रहे हैं तो 15 सेकेंड तक गर्म करना है। गर्म करके इसको शीघ्रता से ठंडा करते हैं और जब तेजी के साथ इसको ठंडा करते हैं माय लविंग फ्रेंड, तो इसके बैक्टीरिया जो होते हैं, इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं। जब इसके अंदर के बैक्टीरिया मर जाते हैं या अधिकांश जीवाणु इसके अंदर के डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो जिसके कारण यह संवर्धन जो है इस प्रक्रिया को जो जिसमें मर जा रहे हैं, इसी को कहा गया कि ये पास्चराइजेशन है। क्या है ये? पास्चुरीकरण हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश बोलते हैं इसको पास्चराइजेशन हो गया इसका। 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाई टेम्परेचर तक मिल्क को हीट किया गया और 15 सेकंड के बाद इसको जो है एक ठंडा कर लिया जा रहा है। और ठंडा कर लेने के बाद आप देख रहे हैं उसमें ढेर सारे बैक्टीरिया जो है वो मर गए, डेड कर गए, माइक्रोब्स उसमें डेड कर गए। इसी प्रोसेस को बोला जाता है पास्चराइजेशन। तो हम इस पास्चराइजेशन का सर्वप्रथम अध्ययन लुई पास्चर ने किया था। पास्चराइजेशन का स्टडी सबसे पहले लुई पास्चर ने किया था, इसलिए इस प्रोसेस को हम जो है कहते हैं पास्चुरीकरण। लुई पास्चर के नाम पर कहते हैं पास्चराइजेशन, पास्चुरीकरण। तो दही पर आइए थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए कि दही कर्ड मीन्स होता है दही, CURD कर्ड मीन्स होता है दही। तो आइए देखते हैं दही में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ध्यान दीजिएगा, लैब भी इसको कहा जाता है कहीं के अंदर।
LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB लैब। याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म याद करने का प्रोसेस तरीका कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं मुख्य रूप से ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस नोट करते चलिएगा, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस। सेकंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दही का निर्माण कर देते हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये दही का निर्माण कर देते हैं। और फिर अगर ऐसा कहा जाए इसको हल्का सा गुनगुना करके ठंडा कर दिया जाए तो धीरे धीरे यही बैक्टीरिया जो दूध है उसको धीरे धीरे जमाना शुरू करते हैं, कोआगुलेट करना शुरू करते हैं, कंडेंसिएट करना शुरू करते हैं। और आप देखते हैं कि कुछ समय पश्चात जो होता है, कुछ हावर्स के बाद आप देखते हैं जब ये फर्मेंटेशन इसमें हो जाता है, किण्वन की क्रिया इसमें हो जाती है, पाश्चराइजेशन इसमें हो जाता है, तो आफ्टर द पाश्चराइजेशन आप देखते हैं कोई थक्का बना लेता है जो क्लॉट कर जाता है, जिसको हम कहते हैं दही पूरी तरह से अब जम गई है। इस तरह से दही के जमने की प्रक्रिया में आपने देखा कि ये बैक्टीरिया जिनका नाम मैंने लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ये बैक्टीरिया और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको कहा गया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में लैब में 2 बैक्टीरिया मैंने नाम लिया, ध्यान से सुनिएगा, लैब में 2 बैक्टीरिया का मैंने नाम लिया। एक तो मैंने कहा लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस, दूसरा मैंने कहा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोकोकस वल्गैरिस ये 2 लैब के LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में ये 2 बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट हैं जो दही के निर्माण में भाग लेते हैं। आइए आगे देखा जाए। तो अगर ये कहते हैं कि लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड जीवाणु के लाभ क्या है, ये पूछा जाए आपसे, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो पहला बेनिफिट होता है कि दूध को दही में बदल देता है। दूसरा मैंने बताया कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ाकर पोषक का मान बढ़ा देता है, न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू इंक्रीज कर देता है। पोषक का मान क्या करेगा, बढ़ा देगा, न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। तीसरा होता है कि जो हमारी जो ट्रेकिया होती है, ओएसोफेगस होता है, ऐसे स्थानों पर या आहार नाल हम कह दें या इसको अपने अंदर के आहार नाल को कह दें, एलिमेंट्री कैनाल को कह दें। एलिमेंट्री कैनाल जो आप देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओएसोफेगस, स्टमक, यहां से आप चलते हैं धीरे धीरे नीचे चलते जाते हैं तो यहां पर से आप ओएसोफेगस से आते हैं, क्रॉप में आते हैं, स्टमक के नीचे डिओडिनम से आप स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम से होते हुए ये जो है फूड मटेरियल हमारा आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर ये बैक्टीरिया आसानी से रह करके जीवाणुओं को, ऐसे जीवाणुओं को जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करता हो, ऐसे जीवाणुओं को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। जब ये ऐसे जीवाणुओं को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं तो नष्ट करने पर ये हमारे अंदर पाचन की क्रिया को बढ़ा देते हैं। हानिकारक जीवाणु जब नष्ट हो जाते हैं तो हमारे अंदर के पाचन की क्रिया अपने आप बढ़ जाएगी। अगला देखते हैं चीज पर। चीज कहा जाता है माय लविंग फ्रेंड पनीर को। चीज पनीर पर भी आपने देखा रॉकफोर्ट पनीर की कई वेराइटीज हैं। आप सभी लोगों ने इसको ध्यान से देखा होगा, ध्यान से, और हमेशा इसको सब जो है यूज कर रहे हैं आप। भोज्य पदार्थों के रूप में सबसे अच्छे भोज्य पदार्थों के रूप में माना जाता है। यह भी मुख्य रूप से इन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा दूध को जब हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, जब बॉयल करने लगता है उसमें हम साइट्रेट डालते हैं और वो फर्मेंटेड किण्वित हो जाता है। फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। अब वो जमने से पहले वो जो है बिखर जाते हैं, उसके लैक्टेट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जा करके दूध के ब्रेक कर देते हैं, और जब ब्रेक करते हैं तो वो सब थक्के के रूप में, व्हाइट स्पॉट के रूप में सब अलग हो जाते हैं, जिसको आसानी से जो है स्टोर करके उसको जमा लिया जाता है और उसी को जो है मिक्स करके जो है प्रेस करके उसको एक थाल वगैरह में खूब बढ़िया सा प्रेस करके रख लिया जाता है और फिर उसे काट करके आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इससे पनीर का निर्माण हुआ। तो आप देख सकते हैं कि पनीर ये बहुतायत
फंक्शनों में यूज किया जा रहा है, अधिकांश फंक्शनों में इसको यूज किया जा रहा है, अधिक और सर्वाधिक पुष्टिवर्धक भोज्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। ये भोज्य पदार्थ के रूप उपयोग तो किए जा रहे हैं, और अभी हमने कहा कि पनीर से ढेर सारे भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है। उससे शाही पनीर और कॉटेज पनीर, कई प्रकार के पनीर। तो ये पनीर मुख्य रूप से लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया माइक्रोब्स के द्वारा ये पनीरों का निर्माण किया जाता है। तो एक रॉकफोर्ट पनीर होता है, रॉकफोर्ट पनीर बनाने के लिए, सुवासित करने के लिए या टेक्सचर व रंग देने के लिए पेंसिलियम का यूज किया जाता है। पेंसिलियम, जिसको हमने कहा कि रॉकफोर्ट पनीर को बनाने के लिए पेंसिलियम का यूज किया जाता है। पेंसिलियम रॉकफोर्टाई का प्रयोग करते हैं, पेंसिलियम रॉकफोर्टाई का प्रयोग किया जाता है। अर्थात पनीर को परिपक्वन के लिए ध्यान से देखिएगा, पेंसिलियम की उपस्थिति का होना आवश्यक होता है। तो पेंसिलियम रॉकफोर्टाई इसको डाल देने से पनीर का कलर भी चेंज हो जाता है, और कलर के साथ साथ पनीर में जो है ये न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये स्विस पनीर है। स्विस पनीर, इसको एक स्विस पनीर होता है। इस पनीर को बनाने के लिए जो बैक्टीरिया योग में लाया जाता है, प्रोपियानी बैक्टीरिया है। प्रोपियानी बैक्टीरिया सार्मोनाई। तो प्रोपियानी बैक्टीरिया सार्मोनाई, यह बैक्टीरिया जो है मुख्य रूप से ये स्विस पनीर के बनाने में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, और आप दूसरा भी देखते हैं कि माइक्रोब्स का हमारे लाइफ में आप जो है, अब आइए थोड़ा सा आगे दिया, मैंने डेयरी इंडस्ट्री में इसका यूज बताया। अब आइए देखते हैं कि जो है डॉक में इसका यूज कैसे किया जाता है। आटे, गुथे हुए आटे में इसका यूज कैसे किया जाता है, डॉक में इसका यूज किया जाता है। DOUGH, डॉक में इसका यूज किया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, DOUGH। अब डॉक में इसका यूज जो किया जा रहा है, मुख्य रूप से आटा जो बना हुआ है, आटे को गीला गीला बना लेते हैं, थोड़ा सा आटे को गीला कर देते हैं, और गीला करने के बाद उसी में उसको रख दिया जाता है। गेहूं, चना या दाल ऐसे हैं, या मैदा, इसको आटे को गीला करके रख देते हैं। रख देने पर या ढोकला बनाना हुआ, अन्य पदार्थ, इडली डोसा बनाना हुआ, इसके लिए इसको रख दिया जाता है। तंदूरी रोटी, खमीर ईस्ट के द्वारा जो फुलाया जाता है, तो तंदूरी रोटी, तंदूर में जो रोटी बनाई जाती है मोटी मोटी ब्रेड की तरह से होती है। तो इस तरह से इनको बनाने के लिए भी आपने देखा कि ढेर सारे बैक्टीरिया हैं जो कि आसानी पूर्वक भाग लेते हैं। और ये सारे बैक्टीरिया जो आपने देखा, ये माइक्रोब्स के नाम से जाने जा रहे हैं, कि ये माइक्रोब्स के नाम से जाने जा रहे हैं, कि इनको कहा गया कि ये फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं। अगर ये फर्मेंटेशन की क्रिया ना करें, ध्यान से सुनिएगा, कि ये जिनके अंदर फर्मेंटेशन की क्रिया ना हो, किण्वन की क्रिया ना हो, तो ये फर्मेंटेशन शब्द बना हुआ फर्मेंचर से। किससे बना है? फर्मेंचर से। फर्मेंचर मीन्स होता है टू बी बॉयल। क्या होता है? टू बी बॉयल, माने उबलता हुआ सा। तो अगर ये फर्मेंटेशन से बने हुए हैं, फर्मेंटेशन की क्रिया के बाद आप देख रहे हैं कि ये ऐसे लगता है आटा जैसे सड़ गया हो। माय लविंग फ्रेंड्स, वो सड़ता नहीं है, आटा सड़ता नहीं है, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड के, चूंकि जब ये फर्मेंटेशन की क्रिया होती है तो ये ग्लूकोज को जाकर के ब्रेक डाउन करता है, फ्रक्टोज को जाकर के ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जो है वो बाहर, बुलबुले बाहर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले वो बाहर आते हैं। हमको लगता है कि आटा सड़ गया है, जबकि वो दिखाई कैसा दे रहा है? एज टू बी बॉयल, उबलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये बॉयल कर रहा है। तो उबलता हुआ सा अगर दिखाई दे रहा है, तो उसी के लिए मैंने टर्म यूज किया फर्मेंटेशन। इसी के लिए मैंने बताया कि ये टर्म यूज किया गया। गुथे हुए आटे को फुलाने के लिए, उससे जो है ब्रेड बनाने के लिए, या उससे जो है ढोकला बनाने के लिए, या उससे जो है आपने देखा कि जो है इडली सांभर डोसा बनाने के लिए हम ऐसे आटों का प्रयोग करते हैं जिसको पूरी तरह से सेल किया गया हो, फुला हुआ हो। तो इसी के केस में थोड़ा सा हम आपको आगे बताना चाहेंगे। आइए देखा जाए कि बायोगैस का यूज किया जा रहा है। बायोगैस क्या होती है? माय लविंग फ्रेंड्स, बायोगैस का मतलब सिंपल सा होता है कि
कि जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न की गई गैस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोगैस का। आइए थोड़ा सा इसके विषय में समझा जाए। इसका फिगर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं, आप लोग इसको फिगर को पूरी तरह से देख लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बायोगैस के लिए एक 12 से 15 फीट का गड्ढा खोदा जाता है, और 12 से 15 फीट का गड्ढा जो खोदा जाता है, इस गड्ढे में एक सिलेंडर लगाया जाता है, उस सिलेंडर में एक छोटा सिलेंडर और डाला जाता है, और सिलेंडर का जो बड़ा सिलेंडर होता है उसका संबंध एक पाइप के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूं, आप देख सकते हैं कि यहां पर बड़ा सिलेंडर हो गया, उसके अंदर एक छोटा सिलेंडर डाला गया है, और इसको एक पाइप के थ्रू यहां पर बाहर निकाल दिया गया, जिसमें घुले हुए गोबर को, डंग को और पानी के साथ मिश्रण बना करके उसको इसके अंदर डाला जाता है। जब इसके अंदर डाल दिया जाता है तो यहां पर गोबर पहुंच करके यहां पर डंग पहुंचता है, और पहुंच करके यहां पर फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है। और किण्वन की जो क्रिया हो रही है, तो इसमें जो बैक्टीरिया पार्टिसिपेट कर रहा है वो मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम मेथेनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो मेथेनोबैक्टीरिया इसके अंदर आ गए, या ड्रीम क्रोम प्रकार के होते हैं, और बायोगैस को फॉर्म करते हैं। बायोगैस के रूप में मुख्य रूप से आपने देखा कि इसमें मेथेन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और हाइड्रोजन गैस होती है, जिसमें मेथेन गैस के फॉर्म में आपने देखा कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी है जो है हाउस होल्ड के लिए। इस तरह से जो ऊपर से जो चैम्बर लगा हुआ होता है, आप देख रहे हैं कि ऊपर से जो पाइप लगी हुई है, इसी के द्वारा जो जितनी भी गैसें बन रही हैं, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैसें इसके अंदर बन रही हैं फर्मेंटेशन के द्वारा, ये गैसें ऊपर उठती हैं, और इसी पाइप के द्वारा जो है इन गैसों को बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर स्टॉपर लगा हुआ है, हमको जितनी गैस यूज करना है उतनी गैस को यूज करते हैं, तत्पश्चात हम इसको ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। रेस्ट गैसेस, बची हुई गैसेस इसके अंदर रह जाती हैं। इस प्रकार से हम गैसों का यूज करते, बायोगैस का यूज करते हैं। तो आपने देखा कि बायोगैस के यूज के लिए हम सबसे पहले मिथाइनोकोकस बैक्टीरिया जो होता है, या मिथाइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, ये बैक्टीरिया जाकर के इस डंग को ये ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ने के पश्चात इसमें फर्मेंटेशन की क्रिया करना स्टार्ट करते हैं, जिससे जो है इस इतने गहराई गड्ढे से गैसों का निर्माण होना शुरू कर देता है। उन गैसों में मुख्य रूप से मैंने बताया कि मेथेन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मेथेन सबसे ज्यादा जो है ये उपयोग में लाई जा रही है। तो ये गैसें आकर के क्या करती हैं, ये गैसें आकर के जो है ये बड़े से ब्लॉक में स्टोर हो जाती हैं, और स्टोर हो जाने के पश्चात उनसे बाहर निकाली जाती हैं। स्टोर हो जाने के बाद धीरे धीरे जितना हमको यूज करना होता है उतनी गैस को हम बाहर लेकर के अपना प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। इस पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि IARI, ध्यान से नाम सुनिएगा कि IARI, ये देखिएगा टर्म इसका IARI, जिसको कहा गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बोला गया? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हुई, जिसको कहा गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। माय लविंग फ्रेंड्स, यहां पर गैस तो निकली, कोकस बैक्टीरिया के द्वारा गैस तो निकली, लेकिन ये गैस निकल करके जो है वो तो भोज्य पदार्थों के निर्माण के लिए, भोजन को पकाने के लिए उस गैस का यूज कर लिया गया, भोजन को पकाने के लिए उस गैस का यूज कर लिया गया, और जो इसका और वेस्ट मटेरियल बचा, उस वेस्ट मटेरियल को ये बाहर निकलता रहता है, उसको स्टोर करके ये जो है फार्मर्स जो होते हैं अपने फील्ड की फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज करते हैं, फील्ड की फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज करते हैं। तो माय लविंग फ्रेंड, इस तरह से फील्ड की फर्टिलिटी पावर भी इंक्रीज हो जाती है। तो आपने देखा कि इस तरह से फील्ड की फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी ऐसे ही KVIC है, जिसको कहा जाता है खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग। तो ये सब मुख्य रूप से बढ़ावा खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग, जिसको कहते हैं KVIC। माय लविंग फ्रेंड्स, ये ऐसी संस्थाएं जो गोबर गैस की संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही हैं, जिसमें कि ढेर सारे किसान भाई हमारे इससे लाभान्वित होते हैं। और इस तरह से आपको हम बता दें कि कुछ ऐसे भी
बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक जिनको बोला गया, तो बायो फर्टिलाइजर में मुख्य रूप से जो है राइजोबियम बैक्टीरिया, सहजीवी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, डाइकोटिलिडोनिक प्लांट की रूट्स के नोड में पाया जाता है, द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास ओराइजा बैक्टीरिया, नाइट्रोसोबैक्टर बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो क्लाइमेटिक नाइट्रोजन को लेकर के फिक्स करते हैं और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो डिकम्पोजिशन होता है और वहां से नाइट्रोजन ब्रेकडाउन होती है और पौधे के लिए पूरी तरह से वो उपयोग में लाई जाती है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं ये मुख्य रूप से कहां पर पाए जा रहे हैं, ये फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन को करने में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जो कि द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जो हमारे सॉइल की बायोफर्टिलिटीज पावर को जो है इंक्रीज कर रहे हैं। हमको बाहर से इसमें खाद देने की, बाहर से इसमें पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके एवज में ये बैक्टीरिया स्वयं ही सिम्बायोटिक लाइफ क्रिएट करते हुए, सहजीवन व्यतीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपना आगे कार्य जो है पौधों को जीवन देते चले जा रहे हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए इन बैक्टीरिया का होना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने कहा कि इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के नाम से जाना जा रहा है, इसका मतलब वो क्लाइमेटिक नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं, ये फिक्स कर रहे हैं। अगर क्लाइमेटिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं तो नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, तो इनका कन्वर्जन होता जाता है। एट लास्ट ये डिकम्पोज करके फिर प्लांट को जो है नाइट्रोजन देते जाते हैं और प्लांट जो है लंबाई में बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से आपने एनाबिना साइकैडी है, एनाबिना एजोली है, ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, एजोला या फर्न वगैरह में वर्ग जो आता है, नॉस्टॉक है, एनाबिना है, एजोस्पाइरिलस है, ये सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि मुख्य रूप से बायो फर्टिलाइजर के लिए यूज में लाए जा रहे हैं। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक रहा आज का, और इस अपने छोटे से टॉपिक में आपने देखा कि मैंने आपको छोटे से टॉपिक के विषय में बताया, और इस छोटे से टॉपिक के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पर जो है समाप्त करता हूं, और जिसमें मैंने आपको मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव अर्थात माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के विषय में आज हमने आपको बताया। आप बने रहिएगा, हमारे नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्रिपेयर रखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हमारे YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी को आप सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। माय लविंग फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।